जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 लेक्चर नंबर 74 स्टार्ट करें। अच्छा भाई, कल की एक क्विक रिवीजन करें। होमवर्क का सवाल तो काफ़ी आसान था। क्विक रिवीजन ये है कि हैंड रिटन पेज 2 हमने सब्सिडरी एसोसिएट के सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग पे नज़र रखनी है। पहली बात यह है, हमने एसोसिएट की रिटेन्ड अर्निंग पे नज़र रखनी है। अच्छा, अभी ये टाइम हो गया ना, 1 घंटा 40 मिनट हमारे कब पूरे होंगे? ये तो एग्जैक्ट 1:15 पे हो जाएंगे ना, 10-15 पे हो जाएंगे पूरे। ठीक है, तो देखना 1 घंटा 40 मिनट से ऊपर की ना जाए क्लास। पी बैलेंस शीट विल शो इन्वेस्टमेंट इन ए एट कॉस्ट। उसकी बैलेंस शीट में अच्छा हमें दो चीज़ें क्या नज़र आ रही होती हैं नई? हमें पेरेंट की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नज़र आएंगी, नई चीज़, और एसोसिएट की बैलेंस शीट में हमें सिर्फ चाहिए रिटेन अर्निंग। अच्छा, we will not consolidate assets and liabilities of associates. We will not record any goodwill of associate. Intercompany balances between parent and associate will not be eliminated. ये ज़रा लिख लें कौन कौन से हैं। Intercompany balances between P and A will not be associate. इन balances से मुराद है जो बैलेंस शीट के अंदर हमारे आते थे ना, डेटर, क्रेडिटर। एक की किताबों में क्या आता था? लोन रिसीवेबल। लिखते जाओ ज़रा, डालते जाओ हैंड रिटन पेज पे। और दूसरे की किताबों में ये वॉल्यूम 2 में भी हैं, जो इन्होंने वॉल्यूम 2 ख़रीद लिया है। अभी वॉल्यूम 2 वैसे आना है मार्केट में, लेकिन जिन्होंने लेट क्लासेस ली हैं। और यार और भी चीज़ें आती थी, लिखवाते जाओ। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल, ये हमने इस टॉपिक में कैंसिल नहीं करने यार। और भी चीज़ आती थी, मैनेजमेंट फ़ीस रिसीवेबल, मैनेजमेंट फ़ीस रिसीवेबल, मैनेजमेंट फ़ी पेएबल। क्लियर? अच्छा, तो ये जो बैलेंस शीट में हम ऊपर से चीज़ें काटते थे ना, इधर के डेटर, उधर के क्रेडिटर, इधर का लोन, उधर का लोन, इधर का इंटरेस्ट, उधर का इंटरेस्ट, इधर की मैनेजमेंट फ़ी, उधर का मैनेजमेंट फ़ी। एक मैनेजमेंट फ़ीस रिसीवेबल होती थी, दूसरे के लिए पेएबल। ये सारे नहीं आनी एडजस्टमेंट्स। इसके बाद सेल ऑफ स्टॉक में आ जाओ। अगर कौन बेचे? ए, तो ख़रीदा किसने है? तो पी का स्टॉक तो नज़र आ रहा है, स्टॉक क्रेडिट कर दें। अगर कौन बेचे? पी, तो ख़रीदा किसने है? ए का स्टॉक तो नज़र नहीं आ रहा, तो मजबूरन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दें। आ जाके जोर इन्वेस्टमेंट पे निकालेंगे। फिक्स एसेट में आ जाओ। अगर बेचे कौन? तो ख़रीदा किसने है? तो पी का तो पी नज़र आ रहा है, उसे क्रेडिट कर दें। अगर बेचे कौन? पी, तो ख़रीदा किसने है? तो ए का तो पी नज़र नहीं आ रहा, जाके जोर निकालें इन्वेस्टमेंट पे। और इन्वेस्टमेंट्स की एंट्री इम्पेयरमेंट की, खर्चा डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ओके, अच्छा यार, हाँ, और हर एक में, हर एंट्री में ना इन पे पीस शेयर वाली फिगर नहीं डालनी है। अच्छा, P&L के सवालों में ज़रा सोचना है अब आपने। चलो इसको छोड़ो, अभी एक सवाल पहले करते हैं। क्वेश्चन 4 निकालें पेज 825 पे। ये टेस्ट बड़ा अच्छा है, आपने टेस्ट ज़रूर देने, ये जो कंसोलिडेशन का है। हाँ, द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ द पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरी एंड एसोसिएट एट 31 दिसंबर 2019 आर शोन बिलो। पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट। यार पहला काम ना सुन लो, आपने एसोसिएट के प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते हुए एसोसिएट के फिल इन द ब्लैंक्स पे नजर रखनी है। बोलो क्या? बोलो 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 बोलो। उधर बैलेंस शीट में किस पे नजर रखी थी? रिटेन्ड अर्निंग पे। चलो अब मैं बोल रहा हूं, आपने P&L बनाते हुए एसोसिएट के प्रॉफिट पे नजर रखनी है। उधर रिटेन्ड अर्निंग पे नजर रखी थी, इधर प्रॉफिट फॉर द ईयर पे नजर रखनी है। काटो सारी चीजें। यार एक चीज पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं आदत पड़ी हुई, मुझे गुस्सा चढ़ता है। वर्किंग 5 और माय डियर वर्किंग
5.1 आज मार्केट में आ रही है, वर्किंग 5.1। 2000 एसोसिएट का प्रॉफिट है, इसको भी एक वर्किंग में ले जाया करेंगे। अच्छा, अब यार थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़ी देर के लिए सिर्फ अगर मैं ज्यूम करूं कि एसोसिएट नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैं ज्यूम करूं एसोसिएट नहीं है, तो कंसोलिडेशन कैसे होनी है? पी और एस की सारी चीज़ें जमा कर दो। तो आज हम बनाने लगे हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें हम और किसको बीच में डालने लगे हैं? एसोसिएट को बीच में डालने लगे हैं। चलो जी बनवाओ। पी ग्रुप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड 19। चलें जी शुरू करें भाई। सेल बोले तो 15,000 जमा 7500। एसोसिएट की नहीं जमा करनी है, वो तो फिलहाल मैंने वैसे भी काट दिया ना, कॉस्ट ऑफ सेल और खर्चे वगैरह। 12,000 कॉस्ट ऑफ सेल एंड एक्सपेंसेस इकट्ठे करके दे दिए उसने। 12,000 और 5,000। आगे चलो, जीपी की जरूरत नहीं ना यार, अब कॉस्ट ऑफ सेल और खर्चे असल में सारे आ रहे हैं, तो फिर जीपी निकल नहीं सकता। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यार प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ना एक लाइन छोड़ा करनी है आपने, पता नहीं क्यों, लेकिन बहरहाल पीबीटी से पहले एक लाइन छोड़ा करनी है आपने। पीबीटी आ गया, टैक्स बोलो 1000 और 750। डन। ओके यार इनको क्लोज कर दें, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दो वर्किंग्स खोल लें, एक वर्किंग 5 और 5.1। इधर देखो, एक वर्किंग 5 और 5.1। इधर खोल लूं वर्किंग 5 और 5.1, मारूं एक चपेट इधर खोल लूं मैं प्यारे भाई, इधर खोल लूं वर्किंग 5 और 5.1 ताकि एट्रीब्यूटेबल की जगह ना रहे। थोड़ा सा इधर खोल लेते हैं ना, इधर खोल लेते हैं वर्किंग 5। चीज़ें ऐसी ग्रिप होनी चाहिए चीज़ों पे मजबूत बंदे की। वर्किंग 5 17 1750। डन। चले जी, ये सवाल का सारा बेसिक डाटा आ गया जो हम उठाते होते थे। तो पेरेंट की सारी फिगर्स उठाते थे, सब्सिडरी को उठाते थे, लेकिन एक बात याद रखते थे, क्योंकि ना इस 2000 की हमें टेंशन नहीं है, इसलिए 2000 को वर्किंग में नहीं लेके जाते थे। पेरेंट खुद अपने अंदर ही एक पेरेंट है, तो इसको 2000 की टेंशन नहीं है इसमें किसका कितना है। लेकिन सब्सिडरी के हमने असल में 7500, 5000 और 750 उठा लिया। जो 7500, 500 और 750 जो हमने उठाया है, 7500, 5000 और 750 जो हमने उठाया है, इसमें से किसी और को भी तो देना है ना, इसलिए 2000 को कहीं नहीं लेके जाते और 1700, 500 में से 20% हमारा नहीं है। 1750 में से 20% हमारा नहीं है। P Limited acquired 80% of the share capital of S Limited on January 19, हमारे साल के पहले दिन, इसलिए कोई 3/12, 4/12 करने की जरूरत नहीं है। और 25% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एसोसिएट ऑन January 19, ये भी उसी दिन खरीदा है, सेम डे। तो साल के शुरू में ही दोनों हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा यार बस एक चीज़ है, 2000 इसको मैंने उठाना है, तो इसको लेके जाऊंगा वर्किंग 5.1 में। लेकिन प्लीज़ इसके साथ ना वही काम करना है जो आप काम करते थे, नई लाइन डाली थी पीस शेयर। इसको ना 2000 नहीं उठाना, इसको उठाना ही आपने 25% लगा के है साथ। तो इसको ना आपने पीस शेयर लगा के ही उठाया करना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको बस याद रखना है आज के बाद। वर्किंग 5.1 ए प्रॉफिट,
ये कोई मैं 3/12 4/12 वाला फैक्टर नहीं लगा रहा। 3/12 4/12 वाला फैक्टर तब लगाता जब साल के दरमियान में खरीदा होता है, ये साल के पहले दिन खरीदा हुआ है। ये मैं वो फैक्टर लगा रहा हूँ कि ये एसोसिएट हमारी सारी नहीं है, इसके प्रॉफिट में हमारी नज़र तो है, लेकिन इसके प्रॉफिट पे नज़र मारना 2000 को तो नज़र लग जाएगी, मैं 2000 पे नज़र मारूंगा। 2000 इस काबिल नहीं है कि मैं इसे जमा करूँ। 2000 का कितने परसेंट? 25%। तो इस पर साथ ना परसेंटेजेस लगाते रहना इस टॉपिक में। 2000 का 25% बोले तो 500। अब इस 500 को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इस 500 को कुछ करने की जरूरत नहीं है कि दोबारा इसमें से किसी को कुछ दे दें। 500 हमारे 2000 जो टोटल उसने कमाया था उसमें से 500 हमारे। अब इस 500 को किसी को क्या देना, ये तो सारा हमारा है। अब आप ओवर कर दें सारी चीजें, लेकिन पहले मैं ए प्रॉफिट वाली वर्किंग को पूरा करूंगा। इसका कैरी डाउन बताएं। सर वही कैरी डाउन है, क्या पूछ रहे हैं? वही कैरी डाउन है। अब एक नई लाइन देख लो यार। असल में ना एसोसिएट को हम ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते, एसोसिएट को हम ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते। बैलेंस शीट के फेस पे एक लाइन हमने डाली थी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। हमने कोई उसके प्लांट एंड मशीनरी जमा नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, एक नई लाइन डाल दी थी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। बैलेंस शीट में हमने उसे लिफ्ट नहीं कराई थी और सोल्यूशन में एक नई लाइन डाल दी थी, बस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इधर भी एक नई लाइन डाल दो P&L में, क्या? शेयर फ्रॉम शेयर ऑफ प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट वर्किंग 5.1। बिल्कुल लिफ्ट नहीं करानी आपने किसी भी चीज को। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने पीबीटी से ऊपर एक लाइन डाला करनी है, पीबीटी से ऊपर एक लाइन डाला करनी है शेयर। अच्छा ये ना कहना, कुछ बच्चे कहते हैं सर इधर इसका टैक्स माइनस हो चुका हुआ है। और भाई ठीक है यार, लोगों ने टैक्स को अलग करना नहीं पसंद किया, टैक्स माइनस हो चुका है, ये तो इसकी पैट टाइप चीज है, तो यार छोड़ो, इसमें आप स्टैंडर्ड नहीं गया साइड पे, हमें क्या, यही नॉर्म चल रही है इस वक्त। पीबीटी से ऊपर एक लाइन डाल देनी है आपने। और कहाँ डालें? टैक्स के नीचे लाइन डालें तो अजीब सी चीज होगी। तो पीबीटी से ऊपर आपने एक लाइन डाल देनी है कि एसोसिएट के प्रॉफिट्स में हमारा कितना है। इस 500 की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इस पे 25% लगा हुआ है। अच्छा अब अगर मैं टोटल करूंगा तो एक मसला होगा। देखो इधर, ये सब्सिडरी की चीज रिवाइज कराने लगा हूं, एक मेरा नया कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। 15,000 माइनस 12,000 माइनस 1000, ये आ जाएगा पेरेंट का प्रॉफिट। इसमें लॉजिक थोड़ी चीजों की समझो। 15,000 माइनस 12,000 माइनस 1,000, ये आ जाएगा पेरेंट का प्रॉफिट। 7500 माइनस 5,000 माइनस 750, ये 1750 सब्सिडरी का सारा प्रॉफिट आ जाएगा। तीसरी बात, शुक्र है इस 500 की मुझे टेंशन नहीं, ये 500 टोटल का पार्ट 1 के इधर आएगा, लेकिन ये 500 मेरा ही है। आप बता दो इस पैट में मसला क्या होगा? सिर्फ एस का पूरा प्रॉफिट पड़ा होगा। ये फिक्रा मैं सुनना चाह रहा था। फिर दोबारा देखो पैट में क्या क्या पड़ा होगा। अगर मैं अभी टोटल्स कर दूं, इनके टोटल्स करा दूं, अभी टोटल कर लेते हैं। 22,500 17,000 6,000 4 to 5 एक बार चेक कर लो। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर देखो, बताओ मुझे इस 4,250 के बाद में मेरे से प्रिंसिपली एग्री करना। इसमें 15,000 माइनस 12,000 माइनस 1000 पड़ा है, ये किसका प्रॉफिट है? 7500 माइनस 5,000 माइनस 750, ये किसका प्रॉफिट है? सब्सिडरी का प्रॉफिट है। और एसोसिएट के सेल वगैरह हमने जमा नहीं की, बल्कि हमने सिर्फ उसके क्या पकड़े? प्रॉफिट भी कौन से? 7 पी का हिस्सा लगा के। तो ये 500 पे तो हमारा हक है, इसमें 500 भी पड़ा है। बता दो इस 4,250 में मसला क्या है? इसमें एस का पूरा प्रॉफिट पड़ा है, उसमें से थोड़ा सा किसको दे दें, बाकी हमारा बैलेंसिंग निकल आएगा, हमारी टेंशन ना लें। उसमें से थोड़ा सा किसी को दे दें, पुराना काम कराएं, वो मशहूर जमाना पुराना काम, इंटू 20%, 14 से ऊपर 350 350।
350। चलें जी बताएं। एट्रीब्यूटेबल टू यानी अवेलेबल टू पेरेंट एंड एनसीआई। 4 to 5 4 to 50। 0. 350 and C 390. Working वर्किंग 5 5 3 50 3900. 3900। सर आपने क्या किया है? ओ भाई मैंने आपके 10 मिनट ज़ाया किए हैं, ये और ये, इसके अलावा मैंने कोई नया काम नहीं किया। अब आप ज़रा फोकस करो, क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। उधर से प्रॉफिट पकड़ा है, उसका 25% लगाया है। हाँ अगर हमने एसोसिएट को ख़रीदा होता कम अक्टूबर को तो ज़रा 3/12 भी मैं कर देता। उधर से प्रॉफिट पकड़ा है, उसमें 25% लगाया है। 500 मैंने कह दिया ये मेरा है। डालना कहाँ है? पीबीटी से ऊपर। ये मैंने रेड में सर हाईलाइट कर दिया, ये आज का नया काम है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस उसी फॉर्मेट पे है। चलें जी नोट कर लें। अब एक दो बातें लिख लो। वर्किंग 5.1 में पीस शेयर की परसेंटेज लगा के फिगर लिखेंगे। वर्किंग 5.1 में पीस शेयर की परसेंटेज लगा के फिगर लिखेंगे। फिगर लिखेंगे और देखना है इधर CSOCI के फेस पर पीबीटी के ऊपर एक नई लाइन डाल देंगे, के ऊपर एक नई लाइन डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा यार अब मुझे ये बताओ कि अब मैं आपको दो एडजस्टमेंट समझाने लगा हूं, सेल ऑफ स्टॉक की और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की। ठीक है जी। और बड़ी तसल्ली से आपने ना ऐसे अंदर आपके उतर जाएगी ये एडजस्टमेंट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ टेंशन से आपने माइंड देना है मुझे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना आपने। P2A P2A कर लेते हैं पहले। P2A पेरेंट ने एसोसिएट को बेचा। ऐसे ही मैं डेटा ले रहा हूं अपनी तरफ से, ऐसे ही डेटा ले रहा हूं अपनी तरफ से। सोल्ड, अनसोल्ड, अगली लाइन क्या आती थी? आप लोगों ने इसमें से कुछ नोट नहीं करना। अनसोल्ड का प्रॉफिट, और एक नई लाइन डाली थी कल हमने, पीस शेयर। ऐसे ही फिगर्स ले रहा हूं, कोई 100, 70, 20, 4 रुपए। उन सवालों में P&L बनाते थे तो क्या करते थे? ये वाली फिगर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करते थे, सेल में से और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करते थे। डन। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से डिडक्ट कर देते थे, याद है? सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल होना चाहिए बल्कि स्लैश नहीं। याद आ रहा है? आज ये कर नहीं सकेंगे, आज ये करनी नहीं, आज ये कर नहीं सकेंगे। आज ये क्यों नहीं कर सकेंगे? आज इसलिए नहीं कर सकेंगे कि पी ने बेचा, पी की सेल में तो आ रहा होगा, लेकिन एसोसिएट की कॉस्ट ऑफ सेल तो हमने लिफ्ट ही नहीं कराई उसे। पी की सेल तो आ रही है, एसोसिएट की कॉस्ट ऑफ सेल को लिफ्ट ही नहीं कराई। तो आज क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, इसको कुछ नहीं करना फिलहाल, तो इसकी हमने टेंशन छोड़ देनी है। इसको तो वैसे ही कुछ नहीं करते थे, और मैंने कहा इस टॉपिक में इसको भी कुछ नहीं करना, आपने इसको लिया करने। अब सिर्फ इस 4 की टेंशन है। किसने बेचा? बस आगे ना सोचो, एक की बात ना करो। किसने बेचा? पी ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? पी ने। किसका प्रॉफिट रिवर्स करें? पी का।
क्या पी का ग्रॉस प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है? जी जी सर, पी का जीपी नजर आ रहा है। पी का प्रॉफिट कैसे रिवर्स करूं? बोलो बोलो, पी का प्रॉफिट कैसे रिवर्स? पी का प्रॉफिट नजर आ रहा है। किसने बेचा? पी ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? पी ने। किसका जीपी नजर आ रहा है? पी का। तो पी का जीपी उल्टाना है तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा देते हैं, पी का जीपी उलट जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें, पी का जीपी उलट जाएगा। तो हम ना सिर्फ क्या किया करेंगे, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल। सर डबल एंट्री करा दें। ओ भाईजान, हमारा तरीका ही डिफरेंट है। हम बैलेंस शीट टैली करते हैं पहले, बाद में पी&एल बनाते हैं। पी&एल हम सिंगल एंट्री प्रोसेस से बना रहे हैं। हम तो पिछले टॉपिक से ये लगे हुए हैं, तो पी&एल सिंगल एंट्री प्रोसेस से बना रहे हैं ये, बस पता। अच्छा आगे चलो, अगला आपने मुझे बताना है ए टू पी। ए टू पी, ऐसे ही फिगर्स एज्यूम कर रहा हूं। पीस शेयर ₹2। इनकी तो मैंने कह दिया ना, पी&एल बनाते हुए टेंशन नहीं लिया करनी, इनकी टेंशन नहीं लेनी। असल में ना ये जो टॉपिक है, इसमें चाहे बैलेंस शीट बना रहे हो चाहे पी&एल बना रहे हो, पहली 3 फिगर्स की टेंशन नहीं लेनी, इसमें सिर्फ चौथी फिगर की टेंशन लिया करनी है। किसने बेचा? किसने प्रॉफिट बुक किया? ए का प्रॉफिट, ए का जीपी। सर नहीं नजर आ रहा है ए का जीपी, आप क्या कर रहे हैं? नहीं नजर आ रहा ना ये पी की सेल है या एस की सेल है? ए की सेल है ही नहीं इधर, तो ए का जीपी है ही नहीं। तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट यहां कम कर देना है। आपने प्रॉफिट यहां कम कर देना है। वर्किंग 5.1 में डेबिट कर देना है, प्रॉफिट यहां कम कर देना है, यहां डिडक्ट कर देना है। डिडक्ट इन वर्किंग 5.1। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, सवाल पे अप्लाई करते हैं चीजें, छोड़ो। हैंड रिटन पेज की तरफ देख लो। हैंड रिटन पेज कौन सा बनेगा? 3 बनेगा मेरे ख्याल से। अब उसके लिए ना, नहीं पेज 4 बनेगा। उसके लिए ना पेज 7 था कंसोलिडेशन के लिए, पी&एल के लिए पेज 7 था। इसके लिए कौन सा पेज है? पेज 4। मैं अपनी तरतीब से चलता हूं। पहले P2A वाला, किसने बेचा? पी ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? पी का प्रॉफिट ये पड़ा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें ताकि पी का प्रॉफिट कम हो जाए। हैंड रिटन पेज पे देखो, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल, अनसोल्ड प्रॉफिट पे पीस शेयर, चौथी लाइन डाल के। किसने बेचा? ए ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? इधर देखो, ए का प्रॉफिट पड़ा है, ये ए का प्रॉफिट है, इसमें से कम कर। बड़ा आसान, आज भी बड़ी ठंडी सी क्लास है। डिडक्ट इन फिगर ऑफ शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, डेट इज इन वर्किंग 5.1। प्रॉफिट कम करना डेबिट साइड पे शो करेंगे। अच्छा, अब सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट पहले P2A करा देता हूं, पहले P2A करा देता हूं। किसने बेचा? पी ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? पी ने। पी की अदर इनकम पड़ी होगी इधर। जी सर, पी की अदर इनकम अगर होती, सवाल में तो नहीं है, अगर होती तो पी की अदर इनकम पड़ी होती, तो अदर इनकम कम कर दें। अदर इनकम कम करते हैं, जैसे इधर कॉस्ट ऑफ सेल कम की है, अदर इनकम कम कर दें। अच्छा, इसमें ना डेप्रिसिएशन का अलग से सलूक नहीं करना होता यार, वो मैं आपको अभी सवाल करवाने लगा हूँ। इसमें डेप्रिसिएशन की अलग से टेंशन नहीं लेनी, बस अभी मैं सवाल कराता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। नेट गेन को पीस शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है, डिडक्ट फ्रॉम अदर इनकम। अच्छा इधर आ जाओ, अगर एसोसिएट पेरेंट को फिक्स्ड एसेट बेचे, किसने बेचा? किसने प्रॉफिट बुक किया? ए ने। ए की अदर इनकम तो यहाँ आ नहीं रही, तो ए की अदर इनकम उल्टानी है। कैसे उल्टाएं? ए की अदर इनकम ए के प्रॉफिट में तो पड़ी होगी, तो यहाँ पे डिडक्ट कर दें। तो डिडक्ट इन फिगर ऑफ शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। अगली एडजस्टमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इधर आ जाओ, इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की इम्पेयरमेंट जो है P&L के मुंह पे डालने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट की इम्पेयरमेंट एक खर्चा है, तो खर्चों को हम ए के प्रॉफिट से कम कर दिया करेंगे बस।
तो हाँ, तो इसमें से आपने बस खर्चे को आपने एक प्रॉफिट में से माइनस कर दिया करना है, डिडक्ट फ्रॉम ये। छोड़ो परे, सवाल करते हैं। सवाल में ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं। अगला सवाल निकालो। ये वाला, ये 5 तो ये था मेरे ख्याल से, ये 4 था। चलो ये 5 शुरू करते हैं। अच्छा 5 में ना पहले इंशाल्लाह 20-25 मिनट हम सब्सिडरी की एडजस्टमेंट से डालेंगे, फिर इंशाल्लाह बीच में शुरू हो जाएंगे उसकी। डन? तो लेट्स स्टार्ट। उधर ही रखो अभी। ले आओ। पेज 825। कितने रिलैक्स हो यार, आज से ये सवाल करना है। बिलो आर दी स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ पेरेंट सब्सिडरी एंड एसोसिएट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018। तो फिर साल शुरू कब होगा यार? पता है आपके ज़माने में मैं क्या करता था, पेपर देते हुए ना यहाँ पे लिख लेते थे हम 1 अक्टूबर 2017, ताकि ज़रा याद रहे ये साल शुरू हुआ है 1 अक्टूबर 17। पता नहीं मैं करता था या नहीं करता था अपने ज़माने में, लेकिन करना चाहिए आपको। 1 अक्टूबर 17 यार, इसको पहले काट के ना सवाल शुरू किया करें। और इसके साथ वर्किंग 5 हमने पहले ही लिख लिया, गुड, वेल डन। वर्किंग 5.1। ये जितना आपको क्लास में टीचर करा रहा हो ना उतना आपने करना होता है। मेरा ये तजर्बा है, उसमें से 80% पेपर आ जाता है। 20% पेपर ऑब्वियसली आई कैप कोई ना कोई अपने पंगे डालता है नए, लेकिन वो 20% चीज़ें भी बंदे ने ट्राई करनी होती है, क्योंकि वो जो जितने लोग बैठे होते हैं ना सबके लिए नहीं होती हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं होती। तो उसमें से भी, उस 20 में से भी बंदा एफर्ट करे तो आधे मार्क्स वहाँ भी ले सकता है। लेकिन जो टीचर ने आपको करवाया, अगर उसमें से आप कुछ छोड़ के जाएंगे तो फिर आप आगे और ज़्यादा बॉर्डर में चले जाएंगे। बिलो आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फला फला फला। और ख़ास तौर पे जिन हजरात ने पहले टैक्स पढ़ा हुआ है मेरे से, वो ये समझते हैं कि जिस तरह टैक्स में जिस तरह पढ़ाया था उसी तरह चीज़ें ऑलमोस्ट आ गई थी। तो इस तरह FR2 में ना एक्सपेक्ट कीजिएगा। FR2 के अंदर जो है वो उसके पास बहुत ब्रॉड रूम है और वो दाएं बाएं निकल जाए तो आपको चीज़ों को देखना पड़ता है। इसलिए 70-80% आपको क्लास वाली चीज़ें मिलेंगी पेपर में, बाकी पे आपको सोचना पड़ेगा। और जो सोचना पड़ेगा उसमें जो फर्स्ट थिंकिंग में जवाब आएगा इंशाल्लाह वो आपको सही साइड पे लेके जाएगा। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, अदर इनकम, एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, PBT, इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एसोसिएट के सिर्फ किस पे नज़र रखनी है? प्रॉफिट्स पे बस। अच्छा यार, आप डेट ऑफ एक्विजिशन देख लेते हैं ताकि देख लें 3/12 4/12 वाला चक्कर ना हो कोई। P acquired 80% ऑफ एसेट स्टार्ट ऑफ ईयर, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। ये तो हमने 1 अक्टूबर 17 को ख़रीदा है हमने इसको, तो इसमें कोई टेंशन प्रोग्राम नहीं है। यार नीचे भी इधर आ जाओ। P acquired 30% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ A ऑन 1 अक्टूबर 16। तो ये तो कई साल पहले ख़रीदा हुआ है, शायद 2 साल पहले मेरे ख्याल से ख़रीदा हुआ है, तो इसकी भी टेंशन नहीं है। इसको भी हमारा साल पूरा ही प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इन S इज अपीयरिंग इन P बुक्स। कहाँ नजर आ रही हैं? कहाँ? ओ भाई ये P&L है, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आएंगी। शायद बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ कि बैलेंस शीट में नजर आ रही है मुझे, लेकिन बैलेंस शीट से सेपरेट उसने दी नहीं ना। चलो खैर है। अच्छा यार, एक बात याद रखना, बच्चे समझते हैं कि P&L के सवाल में वर्किंग 5 और 5.1 करनी है ना। P&L के सवाल में आपने वर्किंग 1 करनी है, नेगेटिव गुडविल आ सकती है जो अदर इनकम में जानी है। तो P&L के सवाल में भी वर्किंग 1 करना बाइंडिंग है आपके लिए। अभी वर्किंग 5 भी करेंगे हम, 5.1 भी करेंगे, लेकिन वर्किंग 1 भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन S इज अपीयरिंग इन P बुक्स। जो S के अंदर इन्वेस्टमेंट की है वो P की बुक्स में नजर आ रही है इस वक्त। कॉस्ट ऑफ किस पे? 1200, विच इंक्लूड प्रोफेशनल फीस ऑफ 50 इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ SL। अच्छा पहले ऐसा करो, ये फेस वाली फिगर्स हम नोट कर लेते हैं, और ये फेस वाली फिगर्स नोट करके फिर हम वो बनाना शुरू करते हैं वर्किंग्स। हाँ जी भाई बोलें। P ग्रुप, P ग्रुप की जगह ना पेरेंट का नाम लिखना अगर पेपर में दिया हो तो। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी पूरा हमें लिखना पड़ेगा फॉर ईयर एंडेड 30/18। बोलें जी। सेल
हाँ जी, लिखवाना शुरू करो यार। 10,000 4500। $4500 और 1500। जी सर। पहले इनकम जीपी के लिए जगह छोड़ दें जी। आगे बोलें। अदर इनकम 500 प्लस 200 पेपर में पूरा लिखना है। 500 प्लस 200 आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सपेंसेस। हाँ जी 2750 और 2750 और 16। फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट जी 750 और 750 और 100 100। आगे पीबीटी सही है देखो। यस सर। जी सर। लाइन छोड़ने की। हाँ लाइन छोड़नी है। पीबीटी से ऊपर एक लाइन छोड़नी है। पीबीटी से ऊपर एक लाइन छोड़नी है। इस लाइन का नाम भी अभी लिख लेते हैं ताकि ज़रा रिवाइज हो जाए। इस लाइन का नाम था शेयर, नहीं पीस शेयर नहीं था, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। असल में पीस का लफ्ज़ यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऊपर पी हमने लिख दिया हुआ है, तो इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। चलें जी आगे चलें। पीबीटी के बाद टैक्स 700 500 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 700 और 500। टैक्स एडजस्टमेंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको मैंने क्लोज कर दिया साथ। 700 और 500। चलो जी आ जाओ। PA acquired 80% of assets at start of year. Investment in assets appearing in P books at a cost of rupees 1200, which includes professional fee of 50. Working number 1. एडजस्टमेंट Adjustment account. बताओ पहले एडजस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज अपीयरिंग इन बुक्स एट अ कॉस्ट ऑफ 1200। ये ना असल में बैलेंस शीट के फेस पे 1200 की नज़र आ रही हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये जहन में लाओ, जैसे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई है और बैलेंस शीट है पी और एस की, तो पी की बैलेंस शीट में 1200 रुपये नज़र आ रहे हैं, विच इंक्लूड्स प्रोफेशनल फी ऑफ ₹50 इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसएल। तो अब वर्किंग 1.1 करनी पड़ेगी। वर्किंग 1.1 इन्वेस्टमेंट्स की फिगर जी मोहतरम। एज पर क्वेश्चन कितनी आ रही हैं? 1200। इसमें से लेस करनी पड़ेगी प्रोफेशनल फी। इसलिए लेस करनी पड़ेगी कि मैंने आपको बताया था ये खर्चा है, ये खर्चा है, इसे हमें लेस करना पड़ेगा। मार्कर मंगवा लें। पीटीए लिख दिया। अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई ब्लैक मार्कर चाहिए 2। प्रोफेशनल फीस पड़ी रहने दूं इसमें या खर्चों में जानी है? इसकी जनरल एंट्री बताएं। रेक्टिफाइंग एंट्री
मैंने खर्चों में डालनी थी, मैंने इन्वेस्टमेंट में पड़ी रहने दी। इंक्लूड प्रोफेशनल फी ऑफ 50। अभी ये सब्सिडरी की एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, एसोसिएट की आई ना, कोई नहीं तो मैं खुद बताऊंगा। बोलें जी एक्सपेंसेस डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो एक्सपेंस डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दें सर, कर दी। ये देखो B50 माइनस हो गया 1200 में से। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दी। एक्सपेंस डेबिट करें, एक्सपेंस डेबिट करें, कर देते हैं यार, कर देते हैं +50। सर ये तो बड़ा मजा आया आज P&L में पहली दफा प्रोफेशनल फीस हमने शो किया है। असल में ये पेरेंट को ना डालनी चाहिए खर्चों में, पेरेंट ने डाल दी है इन्वेस्टमेंट में, और ये ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन है, फॉर द ईयर है, इसलिए P&L के मुंह पे डाली है। अच्छा, अगर बैलेंस शीट का सवाल होता ना तो फिर पता है हम कहाँ डालते? बैलेंस शीट के सवाल में हम डालते CRE में। अर्निंग कम हो जाती है खर्चे बुक करने से। तो बस ये पहली एडजस्टमेंट होगी हमारी, शुक्र है। ये खर्चा किसका है? P का है, पेरेंट का खर्चा है। तो पेरेंट का खर्चा है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के मुंह पे इसको बुक कर दिया। चलो जी आगे पढ़ो। फर्दर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ 1000 इज पेएबल आफ्टर 4 years। थोड़े से पैसे ले लेना 4 साल बाद। Further, a cash consideration of 1000 payable after 4 years relating to acquisition of subsidiary is still unrecorded। ये अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 12%। बस आगे ना पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ो। तो 4 साल बाद कितने पैसे देने हैं? 1000 रुपये। जरा एंट्रीज में रिवाइज करा दूं। 4 साल बाद 1000 रुपये देने हैं। पेज 498 है ना, पैसे देने का वादा। डेफर्ड कंसिडरेशन, पेज मैंने बोल दिया, डेफर्ड कंसिडरेशन। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट। और क्योंकि 4 साल बाद हमने 1000 रुपये देने हैं तो इसलिए 1000 की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ आ जाएगी, लेकिन जाहिरी बात है पे 1000 की प्रेजेंट वैल्यू यहाँ आ जाएगी, लेकिन जाहिर बात है 1000 हमने जो है वो, हाँ 1000 पे हमने इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसको बढ़ाते बढ़ाते 1000 तक लेके भी जाना है, ग्रो भी करना है। जिसको कहा था डिस्काउंट को खोलना है, तो डिस्काउंट पहले करते हैं और फिर डिस्काउंट को खोलते हैं। खोलना इसलिए कि साल गुजर गया। तो ये 2 एंट्रीज करा दो मुझे। और ये जो फिगर आएगी ना, अभी ये कितनी आ गई है? 1150। अभी जो अगली फिगर आएगी ना वो ऐड करनी है इन्वेस्टमेंट्स में। तो अगली एंट्री बोलो। इन्वेस्टमेंट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट। ये डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल, जो भी समझ लो आप इसको। 1000 देने कितने सालों बाद? तो जिस तरह GRV को डिस्काउंट करते थे सिंपल UGRV को, उसी तरह 1.12 रेज़ टू पावर -4 कितना? 636। अच्छा अब डबल एंट्री देखो। इन्वेस्टमेंट डेबिट 636, ये क्या है? परचेज कंसिडरेशन पेएबल इन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट डेबिट और मोहतरम बैलेंस शीट में जाकर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मांगी नहीं ना यार, ये नजर आ रहे हैं, यहां तक आ रहे हैं नजर। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में जाके परचेज कंसिडरेशन पेएबल या डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल नॉन करंट लायबिलिटीज में 636। ये मैंने ऐसे ही रफ वर्किंग कर रहा हूं, मेरे सवाल का पार्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट डेबिट 636, परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट। डन। यार इस पे इंटरेस्ट भी डालना है, लेकिन जो इंटरेस्ट इस पे आना है ना उसको टोटल का पार्ट नहीं बनाना, क्योंकि उसकी एंट्री अलग होगी। तो इसकी अगली एंट्री इंटरेस्ट की,
इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और परचेज कंसिडरेशन पेएबल या डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल, जैसे भी कर लो, डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल। अच्छा जी, इंटरेस्ट पता है कैसे निकालना है? आप समझ लो कि आपने बैंक से 636 का उधार लिया है, 4 साल बाद 1000 रुपये वापस करने हैं, इस तरह समझ लो इसको। 636 का उधार आपने बैंक से लिया है और 4 साल बाद आपने जो है वो 1000 वापस करना है। अब 636 को थोड़ा ग्रो कराना पड़ेगा, डिस्काउंट कर लिए, डिस्काउंट खोलो, 636 ज़रब 12%, 76। इस एंट्री को मुझे पोस्ट करवा दो। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, ओहो सर आज तो P&L के मुंह पे बड़ी बड़ी एंट्रीज आ रही हैं। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, परचेज कंसिडरेशन पेएबल, क्रेडिट, टोटल कितना हो गया? ये सवाल का पार्ट नहीं है, ये रफ वर्किंग है। 712। चलो एक एंट्रीज रिवाइज करवा दो। और ट्रांजैक्शन की नेचर भी, कितने साल बाद पैसे देने हैं? 4 साल बाद। कितने? 1000 रुपया। किस दिन खड़े होके सोच रहे हैं कि 4 साल बाद पैसे देने हैं? साल के पहले दिन। 1 अक्टूबर 17 को खड़े होके सोच रहे हैं साल के बाद 4 साल बाद 1000 रुपये देने हैं, तो 4 साल बाद 1000 रुपये देने हैं तो आज देने पड़ जाए तो 630। इन्वेस्टमेंट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। साल गुजर गया, 1 अक्टूबर के बाद हम 30 सितंबर 18 पे आके खड़े हो गए हैं, साल गुजर गया, 1 साल पेमेंट के करीब हो गए हैं, तो इसका मतलब है लाइबिलिटी बढ़ाएं ताकि चौथे साल तक लाइबिलिटी ग्रो करते करते 1000 रुपये पहुंच जाए। तो लाइबिलिटी बढ़ाने की एंट्री खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट, इसको इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना, तो डबल एंट्री इसकी खर्चा डेबिट। और प्लीज़ ये ना सोचना ये वर्किंग 5 में जाने नहीं जाने, ये सारे पेरेंट के खर्चे हैं, ये भी पेरेंट का खर्चा है, ये भी पेरेंट का खर्चा है, तो ये सिर्फ P&L के मुंह पे जा रहे हैं। लेकिन यार अगर बैलेंस शीट का सवाल होता ना तो इसे फिर CRE में डालना था, इस खर्चे को CRE में डालना था। ठीक है, चलो अभी मेरे टोटल्स करवा दो ताकि ये वर्किंग 1 में मैं लिख दूँ इधर। 1786 इसके साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ छोटा सा लिख लिया, फाइनेंस कॉस्ट में डाला हमने 76 फाइनेंस कॉस्ट में डाला। यार ये ना समझा करो, कंसोलिडेशन में सारी चीज़ें उल्टानी ही होती हैं, कंसोलिडेशन में कुछ चीज़ें डालनी भी होती हैं। जैसे गुडविल डालते हो, डेटर क्रेडिटर उल्टाते हो, लोन रिसीवेबल लोन पेएबल उल्टाते हो, सब्सिडरी की बातें कर रहा हूँ, सब्सिडरी की, तो सारी चीजें उल्टानी नहीं होती। तो गुडविल डालते हो तो गुडविल की इंपेयरमेंट भी एडमिन में जमा करके डालते हो। इंटरेस्ट अगर बुक नहीं किया पेरेंट ने सऊदी किंग वाला तो इंटरेस्ट डालते हो प्लस करके। और अगर जो है वो खर्चा प्रोफेशनल फी वाला नहीं डाला तो खर्चा डालते हो, क्योंकि ये PTCL और सऊदी किंग की चीजें हैं, ये डालनी पड़ेंगी। ये PTCL और सब्सिडरी की नहीं है कि कैंसिल करनी पड़ेंगी, ये PTCL की सऊदी किंग से एडजस्टमेंट्स हैं सारी। अगली लाइन पढ़ लो, शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ सब्सिडरी ऑन एक्विजिशन डेट वाज 4000 एंड 1800। प्री गिवन है। शेयर कैपिटल कितना है? 4000 और रिटेन्ड अर्निंग 1800। और इधर बता दो इन्वेस्टमेंट्स 1786 वो निकालनी है जो वर्किंग 1.1 से 1786 50 800 800। नज़र मार लो, मेरे ख्याल से कहीं नहीं लिखा है NCI फेयर वैल्यू पे। पी प्रोवाइडेड लोन कम जुलाई से कहीं नहीं लिखा हुआ कि NCI फेयर वैल्यू पे है, प्रोपोर्शनेट पे रख दें जी। वो तो कोई और एडजस्टमेंट होगी ना। हाँ जी बोलें जी। NCI इज फेयर वैल्यू, NCI को फेयर वैल्यू में मेयर करें, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। 16 गुडविल देखो, पॉजिटिव आ रही नेगेटिव आ रही? पॉजिटिव नेगेटिव, ये 1160 है। गुडविल निकालना, नेगेटिव आ रही है तो बस ठीक है, अदर इनकम में डाल दें 285
जी कितनी 2854। ये चीज़ें डालनी होती हैं, नेगेटिव गुडविल डालनी होती है, इम्पेयरमेंट लॉस डालना होता है। लेकिन अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो सीआरई में जाता। ये नेगेटिव गुडविल इनकम है, खुशी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज मैं क्या कर रहा हूं, देखो इधर एक्सपेंस लिख के सीआरई ब्रैकेट में, एक्सपेंस लिख के सीआरई ब्रैकेट में, अदर इनकम लिख के सीआरई ब्रैकेट में, अगर बैलेंस शीट का सवाल होता। क्लियर? चलें आगे। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो यार। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं इसका। अच्छा अपना वर्किंग 5 और 5.1 खोल लेते हैं साथ साथ, ताकि ज़रूरत पड़ी इन चीज़ों की तो वो पोस्ट करते रहें। वर्किंग 5 एस प्रॉफिट। अच्छा यार इस पे ना सिर्फ एक फैक्टर लगाना होता है, वो लगाना होता है नंबर ऑफ मंथ्स वाला। तो साल के शुरू में ख़रीदा ना हमने इसको 1 अक्टूबर को, तो इसका मतलब है ये 1000 रुपये का प्रॉफिट ठीक है। इसको 3/12 4/12 करने की ज़रूरत नहीं। इस पर सिर्फ इस यार ये ना एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रा जहन में रखो। इस प्रॉफिट पे 3/12 या 4/12 लगाना पड़ सकता है, लेकिन वो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साल के पहले दिन खरीदा है। 1000 है जी सर। आगे चलो वर्किंग 5.1 किसका प्रॉफिट? ए का प्रॉफिट। इस पे 2 फैक्टर लगाने होते हैं। इस पे ये भी लगाना होता है, ये भी देखना होता है कि साल के दौरान तो नहीं खरीदा 3/12 4/12, और पीस शेयर भी लगाना होता है इस पे। तो इस पे 7 परसेंटेजेस लगानी होती हैं 750 पे। तो इस पे कोई 3/12 4/12 तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कई साल पहले नहीं इसी साल खरीदा है। नहीं बल्कि कई साल पहले खरीदा है, इस साल के मिड में नहीं खरीदा, 2 साल पहले खरीदा हुआ। तो हमारे साल का पूरा प्रॉफिट कंसोलिडेट होगा 750। तो 750 का कितने परसेंट? कितना? 30%। क्योंकि एसोसिएट के सारे प्रॉफिट हमारे होंगे 750 या उन प्रॉफिट्स का 30%, उन प्रॉफिट्स का 30%। ले जाओ उधर। चलो जी कितना आ गया? 225। इसी कैरेट में भी ना निकालो, हो सकता है कोई एडजस्टमेंट्स हो इन दोनों में, इन दोनों में कोई एडजस्टमेंट्स ना हो। आगे आ जाओ। चलें जी, ये ऐसी एक एडजस्टमेंट मैं आपको क्या करवा दूं। P to S ही चल रहा है अभी हमारा। P provided a loan of 500 to S some years back. Interest charge is 10%. इंटरेस्ट है 10%। तो इंटरेस्ट कितना बना? 50 रुपये। तो इसके लिए जो यार हैंड रिटन पेज 7 देखना पड़ेगा। हैंड रिटन पेज 7 देख लो। हैंड रिटन पेज 7 में 0.8 मैनेजमेंट फीस इनकम, सॉरी 0.8 इंटरेस्ट इनकम पी की अदर इनकम में पड़ा होता है आमतौर पर, और सब्सिडरी की फाइनेंस कॉस्ट में, दोनों जगह से माइनस कर दें। इसको हिट नहीं करना होता वर्किंग 5 में। तो जिस तरह इस एडजस्टमेंट को ना सेल परचेज की तरह समझा करो। एक ही किताबों में सेल आ रही होती है, दूसरी किताबों में परचेज, इसको सेल परचेज की तरह समझा करो। तो इसको उल्टा दें जी, इंटरेस्ट 50 रुपये का, 500 का 10% 50, तो इस 50 को मिक्स ना कर देना, ये 50 कोई और है। अच्छा मुझे ये बताओ, पी ने इंटरेस्ट इनकम बुक की होगी, वो कहाँ पड़ी होगी? पी ने इंटरेस्ट इनकम बुक की होगी, वो कहाँ पड़ी होगी? अदर इनकम में, फाइनेंस कॉस्ट में नहीं।
पी ने इंटरेस्ट इनकम बुक की होगी ना, तो वो पड़ी होगी अदर इनकम में, तो ये इंटरेस्ट इनकम माइनस होगी इसमें से, इस 500 में से, क्योंकि ये पी की अदर इनकम है। और सब्सिडरी ने इसको अपनी फाइनेंस कॉस्ट में डाला हुआ है, तो फाइनेंस कॉस्ट में से माइनस हो रहा है। डन सर। अगली क्लास किस टाइम है? अगली क्लास वैसे किस टाइम है? सरासे से पूछ के मुझे मैसेज कर दें। नहीं, उनसे पूछ लें, वैसे कंफर्म कर लें, ऐसे ही कि आगे पीछे कई दफ़ा हो जाता ना। किस टाइम है? उसी टाइम शुरू होनी है तो फिर डन जी। यस सर। आगे आ जाओ। ड्यूरिंग द ईयर P sold goods to A, P sold goods to A। अच्छा, अब ना ज़रा पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग कौन सी होती है हमारी? वर्किंग 7 भी वैसे बुक हुई हुई है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के लिए, लेकिन वर्किंग 7 की आज ज़रूरत नहीं है। बहरहाल फिर भी मेरे भाई वर्किंग, चलो वर्किंग 7 ही कर लेते हैं। वर्किंग 6 भी बुक है, 7 भी बुक है, 8 कर लेते हैं। जी, किससे किसकी तरफ? पी से ड्यूरिंग द ईयर पी सोल्ड गुड्स टू ए फॉर ₹1000। जी, सोल्ड की फिगर बोले। At the year end, A still had 1/4 of these goods in inventory. 1/4 of these goods in inventory. किस टाइम शुरू होना है भाई? क्या? 11:30 से शुरू होगा। क्यों? 10 में ये क्लास खत्म होगी। हाँ, उसके बाद ब्रेक है, तो ब्रेक में कितने बजे शुरू करेंगे? 10:30। हाँ, पहले तो कुछ और बोले। अच्छा जी, अनसॉल्व बोले। 1000 इंटू 1/4 कितना? 250। आगे चलो। A still had 1/4 of these goods in inventory and profit element on unsold stock is, profit element on unsold is 200। डायरेक्ट प्रॉफिट एलिमेंट ही दे दिया उसने। ओ यार, नई प्रॉफिट है, कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो गया है। 250 स्टॉक है और उस पर प्रॉफिट ही 200 है। चलो खैर है यार, क्या हुआ, खुद ही सवाल बनाया हुआ शायद, इसलिए कुछ फिगर का। तो बहरहाल अनसोल्ड प्रॉफिट खुद ही दे दिया उसने। मोहतरम, एक नई लाइन डालेंगे रेड मार्कर से, वो इस टॉपिक में आपने ज़रूर डाला करनी है, पीस शेयर। अब आप ऐसा करें कि 200 को पकड़ें और 200 को पकड़ के लगा दें 30%। ये 30% कितना? 60 आ गया। एक बात कर ही दूं यार, मैंने कल नहीं छेड़ी थी ये बात। असल में ना ये परसेंटेज इस टॉपिक में नहीं आई है, ये पता क्यों लगानी होती है? देखो यार, इधर ये एसोसिएट है, एसोसिएट है, रॉयल फैन है, रॉयल फैन है, ये पीटीसीएल है, पेरेंट, ये पेरेंट है, ये एसोसिएट है। इसने ना इसके 30% शेयर खरीदे हुए हैं। एक लॉजिक थी, मैंने कल डिस्कस नहीं की थी, ऐसे ही ज़रा, वैसे कोई फ़ायदा नहीं इसका होना। और शेख रशीद ने ना, शेख रशीद की ये कंपनी है, तो शेख रशीद ने इसके 70% शेयर खरीदे हैं। शेख रशीद का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है इस पर, कब्जा किया हुआ है इस पर। अब जब पीटीसीएल बेचते हैं ना स्टॉक रॉयल फैन को, तो पीटीसीएल कहता है मैंने जब रॉयल फैन को स्टॉक बेचा तो असल में तो शेख रशीद और मैं ओनर हैं,
तो मैंने 30% का जो प्रॉफिट बुक किया है वो मैं अपने ही बंदे को बेच के प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, वो उल्टा लेता हूं। तो पीटीसीएल समझते हैं शेख रशीद एक आउटसाइड वर्ल्ड है, उसको सेल हो गई है, ये अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं है। तो ये एक बड़ी लॉजिक थी बीच में, बार 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 जो पीस शेयर हम लगे होते हैं ना, पीस शेयर, इसके पीछे जो लॉजिक थी, क्योंकि देयर आर सम अदर ओनर्स ऑफ रॉयल फैन एज वेल जिनका पीटीसीएल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पीटीसीएल अगर चीज बेच के प्रॉफिट रिकॉर्ड कर भी ले तो पीटीसीएल कहेगा इनको बेचना तो मेरा बनता था ना। तो इसलिए शायद 70% रियलाइज्ड है, तो अनरियलाइज कितने, छोड़ो यार सारी चीजें। क्या मतलब? उसमें तो इन द एंड एनसीआई वाली परसेंटेजेस इकट्ठी लग जाती थी ना एक जगह पे, तो वो वहां से टैकल हो जाता था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब लॉजिक में जाता है फिर बंदा इधर उधर भी सोचता है चीज़ें, तो ज़रा परेशान हो जाता है। बस भी इस टॉपिक में साथ क्या लगाते रहना, पीस शेयर। अच्छा, मेन बात जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिक याद रखनी है ना, वो देख लो, ताकि उसका रट्टा ना मारो। वो अगर पेपर में भूल गई तो फिर आउट हो जाओगे आप। इसका रट्टा नहीं मारना अगली बात का। किसने बेचा? पी ने। किसके ग्रॉस प्रॉफिट में पड़ा हुआ है? अगर पी के ग्रॉस प्रॉफिट में पड़ा हुआ है तो पी का तो जीपी इधर नजर आ रहा है, तो पी का जीपी कम करने का क्या तरीका है? जीपी में कुछ माइनस कर दें या कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दे? कॉस्ट ऑफ सेल। तो इंक्रीज करूंगा मैं कॉस्ट ऑफ सेल, तो 60 की ट्रीटमेंट लिख लो यार, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल विद ₹60। अच्छा वो नजर मार लो यार हैंड रिटन पेज पे, थोड़ा सा रट्टा भी हल्का फुल्का जरा चलता रहे। वैसे तो लॉजिक इसकी ज्यादा आसान मुझे लग रही है, हैंड रिटन पेज 4 की तरफ ना भी जाऊं। किसने बेचा? पी ने। तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दें ताकि पी का प्रॉफिट कम हो जाए। चलें जी, 60 रुपए कॉस्ट ऑफ सेल में डालें और कुछ नहीं करना, बस आपने बस 60 रुपए कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें। वर्किंग नंबर 8। ये मैं जरूर लिखूंगा ताकि ज्यादा फिगर्स हों तो आपको मिक्सअप ना हो जाए, ये फिगर्स कहां से आ रही हैं, ये फिगर कहां से आ रही है। आजो भाई, चलें जी आगे। अभी चलो रे, तुम क्या कर रहे हो? होमवर्क में छोटा सा सवाल कर लो यार, क्वेश्चन 6। अरे इसका सोल्यूशन अलग कर दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है। हाँ जी, बाजो वापस। पॉइंट 5 ईयर ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा यार, इस एडजस्टमेंट की ना यहाँ तो वर्किंग 9 तो मुझे कर दो ना, वर्किंग 9 तो सारी खुद कर दो। थोड़ी सी चैलेंजिंग है ये एडजस्टमेंट। इस एतबार से नहीं कि एसोसिएट का टॉपिक शुरू हो गया है, इसकी अंग्रेजी समझो। एसोसिएट के टॉपिक के एतबार से मुश्किल नहीं है, अंग्रेजी समझो ज़रा। और सोल्ड अनसोल्ड का प्रॉफिट और पीस शेयर निकाल दो। ड्यूरिंग द ईयर इन ईच मंथ, इस साल हर महीने। ड्यूरिंग द ईयर इन ईच मंथ, इस साल हर महीने एसोसिएट ने चीजें बेची हैं कॉस्टिंग 80 टू पी को बेची हैं ए सोल्ड गुड्स टू पी। ए ने किसको चीजें बेची हैं? टू पी को। कॉस्टिंग ₹80। ये तो नहीं लिखा हुआ फॉर 80। अगर फॉर 80 लिखा होता ना तो फिर मैं इधर लिख देता सोल्ड 80, 80 रुपए की बेची। अगर लिखा होता ना फॉर 80
तो इसका मतलब पता है क्या होता? इसका मतलब होता ए सोल्ड गुड्स फॉर ₹80 टू पी। अभी क्या लिखा है? ए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80 टू पी, पी को बेच दी जिनकी कॉस्ट 80 थी। इसका मतलब है कि इलस्ट्रेशन 1 और 2 अगर जहन में लाओ, ए सोल्ड गुड्स टू पी फॉर ₹, होता तो फिर ये फिगर होती ए सोल्ड गुड्स टू पी कॉस्टिंग 80। ये मसला है ना, कॉस्टिंग 80। अब इसकी सेल निकालनी पड़ेगी मुझे, सेल निकालनी पड़ेगी। सेल कैसे निकलेगी? एट अ कॉस्ट प्लस 20%। तो बता दीजिए एसोसिएट ने कितना प्रॉफिट डाल के बेची? तो आज ना हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, आज हमें सेल चाहिए। तो सेल बोलो, 80 को डिवाइड करूंगा 100 से और मल्टीप्लाई 120 से। आज मुझे सेल चाहिए, पहले प्रॉफिट चाहिए होता था 90। अब ना फिक्रा पूरा बोलो, ए सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80 टू पी फॉर 96। पहले ये नहीं लिखा होता था कॉस्टिंग का लफ्ज, एक सवाल में आया था लेकिन वो भी थोड़ा सा डिफरेंट से अंग्रेजी आई थी। इल्यूजन और स्केप्टिक पता नहीं को सवाल क्लास में किया था हमने। अच्छा तो मोहतरम ये इसकी परचेज होगी, फिर ये इसकी परचेज होगी। लेकिन हजरात ये फिगर्स पर मंथ हैं, हमें ये फिगर्स एनुअल चाहिए। ये फिगर्स पर मंथ हैं, हमें ये फिगर्स एनुअल चाहिए। तो ये ना वो मैंने इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 के स्टाइल पे भी लिखा है आपसे। तो व्हाट इज सोल्ड 96 पर मंथ, अनसोल्ड इसमें से देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। क्लियर? तो देखो जी सोल्ड कैसे निकली। हाँ तो सोल्ड नहीं, बड़ा टफ टाइम दिया है। 80 अगर पड़ा हुआ है 100 पे तो मुझे चाहिए 120। ये एक महीने की सेल आ गई, लेकिन मुझे कितने महीने की सेल चाहिए? 12 महीने की। क्या जवाब आया? 1152। ये हैं टोटल चीजें कि एसोसिएट ने पी को इतने की बेची पूरे साल में। यार ये बता दिया करो, छुप रहा है। इतने साल में, पूरे साल में इतने की बेची। डन? आगे चलो। एट ईयर एंड 75% ऑफ गुड्स जो कि हमने सितंबर में खरीदी थी अभी तक पेरेंट के स्टॉक में पड़ी हैं। सितंबर में खरीदी थी अभी तक इसके स्टॉक में पड़ी हैं। इसका मतलब है पूरे साल जो चीजें बेची उसमें से अनसोल्ड है, या शायद जैसे जैसे चीजें आ रही थी पेरेंट बेचता जा रहा था। एसोसिएट पेरेंट को बेचता था चीजें, पेरेंट आगे बेचता रहता था, फिर अगले महीने बेचता, फिर वो बेचता रहता। करते 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 जो सितंबर में माल भेजा ना मैंने, जितना माल सितंबर में भेजा है उसका 75% आगे नहीं बेच सका। तो इसका मतलब है अनसोल्ड की फिगर मैं 1152 पे नहीं निकालूंगा। अनसोल्ड की फिगर मैं किस पे निकालूंगा? 96, एक महीने के स्टॉक के ऊपर। तो 96 का कितने परसेंट अनसोल्ड है? 70। क्या जवाब आ गया? 72। थोड़ी सी सवाल है ना, आज अंग्रेजी बदली है जरा। अनसोल्ड का प्रॉफिट निकालो। 72 मार्कअप है ना, डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 12। चलो मैं यहीं कर देता हूँ। 72 कितना आ रहा है जी? 12। एक लाइन अब आपने डालनी है रेड मार्कर से। अब ना एसोसिएट शुरू हो रहा है, इससे पहले मैंने कोई कॉन्सेप्ट एसोसिएट का नहीं किया। 12 ज़रब 30%। चलो ठीक है, पॉइंट्स में ले जो, खैर है। 3.6, 4 भी कर सकते हो। 3.6। चलो अब एसोसिएट का कॉन्सेप्ट है। किसने बेचा? किसके जीपी में प्रॉफिट पड़ा होना चाहिए? ए के।
ए का जीपी तो नजर ही ना आवे, ना ए की सेल नजर आ रही है ना कॉस्ट ऑफ सेल, ए का जीपी तो नजर ही ना आवे, तो क्या करें 5.1 में डिडक्ट कर दें। इधर खर्चे बढ़ा के प्रॉफिट कम कर रहे हैं, इधर डायरेक्ट प्रॉफिट कम कर सकते हैं। डिडक्ट 3.6 फ्रॉम वर्किंग 5.1। किसने बेचा है? ए ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? ए ने। तो ए का प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है? जरा नजर मारो, ए का प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है? फेस पे तो आ नहीं रहा। 5.1 में किससे किसकी तरफ एडजस्टमेंट है? ए से पी की तरफ, ए टू पी, ए टू पी। 3.6 प्रॉफिट कम करना डेबिट साइड पे, वर्किंग नंबर 9। 3.6 अच्छा, इस पे 40% 30% लगा हुआ है, तो लगाने की जरूरत तो नहीं दोबारा? लगा हुआ है ना? लगा हुआ है ऑलरेडी 30%। अब जरा वो नजर मार लें हैंड ऑन पेज पे। ये जी पेज 400 ए टू पी डिडक्ट फिगर शेयर इन प्रॉफिट डेट इज इन वर्किंग 5.1। चलें जी आगे। ऑन यकम जुलाई 2018 साल के मिड में नहीं यार, यकम जुलाई नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने पहले। सितंबर का सवाल है ना? साल खत्म होने से 3 महीने पहले पेरेंट ने एक इक्विपमेंट बेचा है, सॉरी एसोसिएट ने एक इक्विपमेंट बेचा है पेरेंट को एट द गेन ऑफ 200। रिमेनिंग लाइफ ऑन दैट डेट इज 8 years। तो वो मशहूर ज़माना वर्किंग 10। डिस्पोजल अकाउंट बनाने या गेन गिवन है? गेन गिवन है, फिर डिस्पोजल अकाउंट छोड़ो परे। ए टू पी है, बोलें गेन। इसमें ना डेप्शन पता है कब से कब तक की निकालनी होती है? डेट ऑफ सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट से लेके कंसोलिडेशन डेट तक, लेस डेप्रिसिएशन। जी 200 डिवाइडेड बाय ज़रब 3/12। जी 6.25। ओए होए होए, छोड़ यार, फारक कर। 6 कितना आ गया? 194। रेड मार्कर पकड़ो, पीस शेयर। जी बोलें। चलो अब रटा रोटा छोड़ो, लॉजिकली बताओ, किसने बेचा? किसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया? ए ने। तो बताओ इधर ना अदर इनकम डिडक्शन को अलग अलग नहीं लेके चलना होता, वैसे बात कर रहा हूँ। तो यार इधर तो अदर इनकम में ए की अदर इनकम है ही नहीं, ये पी की अदर इनकम है, जो एस की अदर इनकम है, ये तो कोई और एडजस्टमेंट्स हैं। ये तो नेगेटिव गुडविल है शायद, तो ये पता नहीं। अब अदर इनकम में से माइनस कर नहीं सकते, क्या करें? वर्किंग 5.1 ए टू पी। ये स्टॉक वाली एडजस्टमेंट थी और ये पीपी वाली। वर्किंग नंबर 10 58। किसने बेचा? ए ने। किसने अदर इनकम में डाला? ए ने। ए की अदर इनकम में डाल दें, नेट गेन से। अच्छा इधर लाओ जरा कैमरा। अगर P टू A होता तो फिर 58 को आपने अदर इनकम में से माइनस करना था, फिर आपने पता क्या करना था? फिर आपने यहां लाके 58 माइनस कर देना था। सर डेप्शन को अलग अलग नहीं यार, एसोसिएट में डेप्शन इमटेरियल सी चीज है, इसको अलग करने की फिर जरूरत नहीं। फिर आपने 58 यहां लाके माइनस कर देना था। अभी आपने 58 यहां माइनस कर दिया। चलें जी आगे। इसको उधर से भी नजर मार लें।
किसने बेचा? ए ने। तो डिडक्ट कर दें वर्किंग 5.1 से, हैंड रिटन पेज 4। चलो यार आगे, पॉइंट विद डबल आई। एट 30 सितंबर 2018, साल के आखिरी दिन, it was determined that investment in associate was impaired by rupees, of which 50 relates to current year। इसका मतलब है पिछले साल की इंपेयरमेंट कितनी है? 100 रुपया। तो 150 में से 50 फॉर द ईयर है और 150 एज ऑन है और ये 100 रुपया प्रीवियस ईयर की है। अगर बैलेंस शीट का सवाल चल रहा होता तो एज ऑन उठाते हैं, तो सारे सालों का उठाते हैं। अगर P&L का सवाल चल रहा है तो फॉर द ईयर 50। अब बताओ इंपेयरमेंट आपको क्या लग रहा है? खर्चा लग रहा है? खर्चा लग रहा है। खर्चे को प्रॉफिट्स में से क्या करना चाहिए? खर्चे को प्रॉफिट्स में से क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। जरा ट्रीटमेंट देख लो इसकी। डिडक्ट in figure of share in profit from associate in working 5.1। क्लियर? तो खर्चे को आप इधर, इम्पेयरमेंट, खर्चा प्रॉफिट को कम कर देते हैं। अच्छा, इस पे ना 7-7 परसेंटेज नहीं लगानी, इसकी अंग्रेजी पढ़ो लाइन की। ये जो इम्पेयरमेंट होती है ना, इस पे 7-7 परसेंटेज नहीं लगानी, हमेशा याद रखना। इम्पेयरमेंट पे 7-7 परसेंटेज नहीं लगानी। इन्वेस्टमेंट इज इम्पेयर्ड, ऑलरेडी हमारी वाली इन्वेस्टमेंट है। कितनी? 50। ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है सवाल की? 7 VII जी सर। VII। चलें जी आगे। सर अगर मिड ऑफ द ईयर वाला फैक्टर आएगा फिर तो लगेगी ना उसमें, वो वाला फैक्टर इम्पेयरमेंट में। इम्पेयरमेंट में भाई ये कह रहे हैं कि अगर इम्पेयरमेंट की फिगर दे दे और हमने एसोसिएट को बाय किया मिड ऑफ ईयर में, तो उसे इम्पेयरमेंट को 6/12 करना है। मोहतरम, इम्पेयरमेंट इज नॉट लाइक डेप्रिसिएशन। इम्पेयरमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करती है, ना कि ओवर टाइम से रिलेट करती है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल और इम्पेयरमेंट ऑफ एसोसिएट, जो फिगर दी होगी वो उसी को एज इट इज यूज करना है, उससे कोई 6/12 10/12 नहीं करना। यार ये एक नई एडजस्टमेंट आ गई आज। इंक्लूडेड इन अदर इनकम ऑफ पेरेंट, पेरेंट की अदर इनकम में पड़ा है, इसका शेयर डिविडेंड का जो एसोसिएट से मिला, ए ने बांटा है इंटरिम डिविडेंड 50 रुपए का, उसमें से कुछ इसको मिला। 50 रुपए बहुत ज्यादा सवाल में यूज हो गया, ओहो। तो अब बता दें जी, पी की अदर इनकम में ए से आया हुआ डिविडेंड पड़ा हुआ है, पड़ा रहने देते हैं। जैसे सब्सिडरी में होता था ना, सब्सिडरी का भी डिविडेंड अदर इनकम में पड़ा होता था, क्या करते थे? उसे तो माइनस कर देते थे। इसे क्या करें? यार एक चीज मुझे बता दो, सादा सी बात, ऐसी एक बात कर रहा हूं, एसोसिएट ने कमाया 100 रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फर्ज करो मैंने 40% खरीदा हुआ एसोसिएट को, तो इसमें से 40 रुपए तो मेरा है ना, बाकी शेख रशीद के। 40 रुपए मेरे, बाकी शेख रशीद के। अभी मैं एग्जाम्पल याद है 15-20 मिनट पहले दी थी, तो 30% ही कर लो, चलो मैं फिगर से ज्यूम कर रहा हूँ। 30 रुपए मेरे, बाकी 70 शेख रशीद के। 70 की मुझे टेंशन नहीं। एसोसिएट ने कमाया प्रॉफिट 100 रुपया, एसोसिएट ने सोचा 100 में से थोड़ा सा बांट दूं, 100 में से थोड़ा सा बांट दूं। तो इसने बांटने का सोचा, इसने कहा 100 में से चलो 70 अभी बांट देता हूँ, बाकी फिर कभी बांट दूंगा। 70 बांट दिया डिविडेंड के फॉर्म में। 70 × 30%, 7 3 बार 21 मेरा बना इसमें। अच्छा, अब
मैं अगर पागल होऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, ये अदर इनकम भी मेरी है और इसके प्रॉफिट का 30% भी मेरा है। कोई आगे आके समझाएगा दीवाने ये दोनों चीजें तेरी नहीं है। एसोसिएट प्रॉफिट कमा रहा है 100, प्रॉफिट कमा रहा है 100। अच्छा एक बात मजे की, एक एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट से इसको लेकर ना करना, एक मजे की बात बताऊं। फलों दरख्तों पे फल लग गए और मोटे मोटे खुशे जबरदस्त तैयार है उतारने के लिए। जब वो नजर आए मुझे लगे हुए कि मेरे दरख्तों पे फल लगे हुए हैं, मैं तब भी खुशी की एंट्री करूं और फिर जब उनको उतारूं तब भी खुशी की एंट्री करूं। अभी IS 41 को छोड़ो परे, ठीक है, IS 41 के कॉन्सेप्ट को छोड़ो। जब मैं उसको देखूं कि फल फूल गए हैं और अब तैयार हैं, हत्ता के सेबों में से रस बाहर निकल रहा है, तो जब मुझे वो नजर आए तो मैं देखूं तब भी खुशी की एंट्री करूं और जब प्लक करूं तब भी खुशी की एंट्री करूं। कोई पागल कहेगा ओ भाईजान एक वक्त कर लें, या तो देख के खुश हो लें उसको, वो आपका ही है, या उतार के डबल खुशी की एंट्री तो नहीं हो सकती ना। अब एसोसिएट ने कमाया 100, ये 100 तो लगा हुआ है दरख्तों पे क्योंकि एसोसिएट के पास ही है, लेकिन है तो सही ना इसमें मेरा। उसमें से मैंने थोड़ा सा उतार लिया 70, उसका 30% में मेरा होगा, उसमें से थोड़ा सा उतार लिया। तो बोलो प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों डाले जाएंगे या प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है? प्रॉफिट में से डिविडेंड। अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना हम 21 रुपए इनकम में डालते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन में हम 30 रुपए इनकम में डालते हैं, तो डिविडेंड तो डबल वरना फिर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो ये बात जरा ज्यादा लॉजिक के साइड पे चली गई, इसको छोड़ो। सादा सी बात मैं आपसे करता हूं, एसोसिएट का प्रॉफिट भी पीबीटी के ऊपर एक लाइन में डाल दो, एसोसिएट से आया हुआ डिविडेंड भी अदर इनकम में पड़ा रहने दे यार, बात देखी जाएगी। चल अगला सवाल शुरू करें। खैर ऐसे मैं फिक्र दोबारा बोलने लगा हूं। एसोसिएट का प्रॉफिट जो P&L से उठाया है, वो वाला P&L वाला प्रॉफिट भी इधर डाल दो, जो मेरा हिस्सा है वो भी पीबीटी से ऊपर डाल दो, और एसोसिएट ने जो उसमें से डिविडेंड बांटा है वो भी अदर इनकम में डाल दो। तो अदर इनकम में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ा था, उसको अब यहां से निकालना पड़ेगा। या तो उसके प्रॉफिट्स पे नजर रख लो या उसके डिविडेंड पे नजर रखो, एक ही चीज पे हो सकता है ना। क्लियर? अगर कोई ऐसी कंपनी होती है ना जिसमें हमने 20% से कम शेयर खरीदे होते, 2-3% किसी कंपनी के शेयर खरीदे, फिर वो एसोसिएट ही नहीं होती, फिर वो शायद मैं कहता अदर इनकम में पड़ा रहने दें, लेकिन वो मैं IFRS 9 की तरफ चला गया हूं, वो छोड़े पड़े। अब जरा मेरी बातें सुनना, जो सब्सिडरी होती है ना, उसका डिविडेंड अगर अदर इनकम में पड़ा होता था ना, हम इसलिए बाहर निकालते थे कि उसकी सेल, कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह डाल के प्रॉफिट हम इधर ऐड कर देते थे। जो एसोसिएट होती है ना, उसका अगर अदर इनकम पेरेंट में अदर इनकम में एसोसिएट है, अगर उसने डिविडेंड बांटा और फिर वो पेरेंट को मिला, तो अगर पेरेंट ने अदर इनकम में डाल दिया वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड निकाल के प्रॉफिट डाल रहे हैं हम। सब्सिडरी में क्या करते थे, अदर इनकम में से डिविडेंड निकाल के सेल्स वगैरह डालते थे, इधर अदर इनकम में से डिविडेंड निकाल के प्रॉफिट डाल रहे हैं। और एक बात IFRS 9 की मैं कर दूं, एडवांस है वो छोड़े परे, लेकिन बात शायद आपको समझ आ जाए। आज एक बात खुली हुई है, अगर मैं किसी कंपनी के 2% शेयर खरीद लूं, ना वो मेरी सब्सिडरी ना वो मेरी एसोसिएट, तो उस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि उसके प्रॉफिट्स पे भी नजर ना रखें, उसपे से जो फिर उतर रहे दरख्तों पे बस उसी पे गुजारा करें उस पे से डिविडेंड पे नजर रखें। ब्यूटीफुल अकाउंटिंग है। देखिए अकाउंटेंट ने कैसे सोच के अकाउंटिंग, अगर किसी का 50% से ऊपर शेयर खरीद लें तो उसकी सेल वगैरह अपनी बना लें, अगर किसी के 20 से 50 शेयर खरीदें उसकी सेल वगैरह अपनी ना बनाएं, उसके प्रॉफिट अपने बनाएं। तो सारी बातें भूल जाती हैं। आपको याद है सब्सिडरी का डिविडेंड भी निकाला करते थे, तो एसोसिएट का भी निकाल दो। पिछली 10 मिनट की बहस को फेंको। किसका डिविडेंड निकालते होते थे अदर इनकम में से? सब्सिडरी का। आज किसका डिविडेंड निकालने को कह रहा हूं? अच्छा बस ये चेक कर लो कि ये इसका डिविडेंड सारा है या हमारा हिस्सा है। इंक्लूडेड इन अदर इनकम ऑफ पीस, अदर इनकम में तो पीस का शेयर पड़े। ए अनाउंस्ड 50 ऑन 30 जून 18, ए अनाउंस्ड 50। ये तो नहीं लिखा हुआ फॉर अस,
फॉर अस तो नहीं लिखा हुआ, तो क्या मतलब है इसका? ए अनाउंस्ड 50 ऑन 30 जून, इसका मतलब है ये 50 सारे शेयर होल्डर्स का है, उसमें से मेरा कितना होगा ये जरा बता दो। अच्छा फुट नोट पे एक लाइन डाल दूं जो डाला करता था, फुट नोट में एक लाइन डाल दूं क्या? पीस शेयर ऑफ, आज सब्सिडी ने तो नहीं बांटा ना। अच्छा इसका सारा डिविडेंड कितना है? 50 में से मुझे कितना मिलेगा? 15। तो 15 मेरी अदर इनकम में पड़ा हुआ है, तो 15 को क्या कर दूं? निकाल दूं। ये डिविडेंड है, छोटा सा मैं लिखना है समझने के लिए, ये डिविडेंड बाहर निकाल दूं। इधर ला, ये जब एडजस्टमेंट चल रही हो ना, चलते चलते ये लाइन आ जाए तो तसल्ली हो जाती है। शुक्र है यार, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है। पता चला होता नीचे रिक्वायर्ड लिखा होता 14 नकात कायदे आज़म मोहतरम के। ओह वर्किंग 5 आज अकेली के लिए, इसलिए वर्किंग 5 अकेली के लिए है। ओए ओए नहीं मैं भाई तुझे वर्किंग 5 भी आज रिवाइज करा देता हूँ। सब्सिडरी ने पेरेंट को स्टॉक बेचा, ये भी इधर आता है। सब्सिडरी ने पेरेंट को फिक्स्ड एसेट बेचा, ये भी इधर आता है। इम्पेयरमेंट लॉस गुडविल का तब इधर आता है जिस वक्त एनसीआई फेयर वैल्यू पे हो। डेप्रिसिएशन सरप्लस की भी इधर आती है और डेप्रिसिएशन लॉस की इधर आती है। ये 4-5 मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया था इस प्रॉफिट में जाती हैं, लेकिन आज इस प्रॉफिट में कुछ है ही नहीं। तो अब आप ऐसा करो, इनको पहले क्लोज करवा दो, सीआरई एनसीए में तकसीम कर दो। 1000 ज़रब 20% होगा ना जी सर, कितना हो गया? 200। इसका कैरी डाउन निकलवा दो, 225 माइनस 3.6 माइनस 58 माइनस 50 11। भाई कोई कैलकुलेशन में प्लस माइनस हो जाए बच्चों तो खुद ही वो देख लीजिएगा, वो कोई मसला नहीं। कॉन्सेप्ट सारे अल्लाह का शुक्र है सही है। हाँ जी सेल बोले आप, शुरू कर दो सवाल। सेल कॉस्ट 14500 500 एक लिखवाता रहे दूसरा चेक करता रहे बस। 6060 60 844 0 जी 3489 3489 जी 4400 जी फाइनेंस 876 जी। ये वर्किंग 5.1 हाँ जी बोलें कितना? 113. पता नहीं अब रेड मार्कर दूर चला गया मेरे से, खैर है चलो 113.4 इसमें नहीं, खैर है फिर इसी तरह 11 3.4 पीबीटी बोलो 8539.7 85 39.6 अच्छा जी 700 जमा 500 1200 जी सर। आगे बोलें 5339.6 चेक करो ज़रा 5339.6 हो सकता है राउंडिंग की जैसे मसला, वो कैलकुलेटर उस पर मोबाइल पे सर सही है वो 103 पॉइंट्स की वजह से। हाँ वो ठीक है चलो यार ठीक है फिर फारिग करो, फिर चेक ना करो ठीक है। अच्छा यार वो लॉजिक्स ज़रा थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ों की याद भी रखा करो। ये पी का प्रॉफिट इसमें पड़ा है? जी सर। अच्छा छोड़ कैलकुलेशन अभी, पी का प्रॉफिट इसमें पड़ा है? जी सर। सब्सिडरी का प्रॉफिट इसमें पड़ा है? जी पूरा हाँ सेल कॉस्ट और सेल पूरा पड़ा है। एसोसिएट के प्रॉफिट का शेयर इसमें पड़ा है? जी सर। अब क्या रह गया? एस का प्रॉफिट ये हमारा सारा नहीं है, इसके साथ लिख दूं पी, ये पी के सारा जी सर। लिख दूं पी? पी का नहीं ये पी का सारा नहीं है, इसे तकसीम करना पड़ेगा। तो एट्रीब्यूटेबल टू पी और जी, पी का कितना? वो बैलेंसिंग आएगा। एनसीए 200 एनसी का कितना? 200 200 टोटल 5039.6 जी। बैलेंसिंग 5139.6 चेक कर लो कैलकुलेशन। 5 16 की जगह में 1600 की जगह में 1 मिनट पे 51 39.6
हाँ बोल, अब कैलकुलेशन में कहाँ मसला? एक्सपेंस में सर आपने 16 लिखा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 16 नहीं, ये 00 भी लिख लें, 1600 है ये। 1600 है तो 4000 कैसे हैं? वो तो अब सही है ना? ये ठीक है। 4400। ये पता नहीं क्यों मिट गया होगा, ये अब लिखा कम होगा। चलें जी, ठीक है सही एड़ी थी, सही है, कई बच्चों की एड़ी होगी। ओके, उधर ही रखो यार। सर 15 मिनट रहते हैं। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चन 6 पेज 826। यार हमारे 2 सवाल अभी रहते हैं, उस दिन टाइम नहीं बचा था, उन 2 सवालों को करना है आज। इधर आ जाओ यार। निकालें जी क्वेश्चन नंबर 20 कंसोलिडेशन का। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। जी सर। यार हमने पढ़ा था, पेरेंट कहता है सब्सिडरी को, सॉरी सऊदी किंग को, थोड़े से पैसे ले लो, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, थोड़े से पैसे ले लेना, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, थोड़े से डिबेंचर ले लो, इन्वेस्टमेंट डेबिट डिबेंचर क्रेडिट, थोड़े से शेयर ले लो, इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट। डन? चार बातें थी। थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो, इन्वेस्टमेंट डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, ये 5 है। एक चीज़ उधर हो सकती है, छोड़ दे यार, इधर देख बस, वो कैमरा उधर कर दो, किसी ने नोट करना है पॉज करके वो कर लेगा। हो गया स्टिल? ले आओ वापस, पॉज करके कर लें, ले आओ। अच्छा हाँ, क्या पेरेंट सब्सिडरी को, क्या पेरेंट सऊदी किंग को ये कह सकता है यार तूने चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त दी है सब्सिडरी, अगर सब्सिडरी ने अच्छा काम किया ना तो मैं ना तुझे साल बाद इतने पैसे दे दूंगा, और अगर सब्सिडरी ने अच्छा काम ना किया ना तो वो पैसे मैं तुझे नहीं दूंगा। अगर सब्सिडरी ने अच्छा काम कर लिया तो तुझे पैसे दे दूंगा, नहीं किया तो नहीं दूंगा, दरमियाना काम किया दरमियाने पैसे दे दूंगा। अब ये तो अनसर्टेनिटी आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई। सब्सिडरी ने अच्छा काम किया तो तुझे 50 मिलियन दे दूंगा साल बाद सऊदी किंग को, कि सऊदी किंग तुझे 50 मिलियन दे दूंगा साल बाद। अगर अच्छा काम ना किया सब्सिडरी ने तो फिर तुझे नहीं दूंगा, अगर दरमियाना काम किया तो इतने दे दूंगा, 20-25 दे दूंगा। अब ये यहाँ पे आ जाती है अनसर्टेनिटी, और आपको पता है जब भी अनसर्टेनिटी आती है तब एस्टीमेट इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें कोई ना कोई एस्टीमेट करना पड़ेगा, और इन द एंड जब पेमेंट का टाइम आएगा तब एस्टीमेट बदल भी सकता है। तो एक एंट्री होगी आज, एक एंट्री होगी जिस साल के एंड पे जब हमारा एस्टीमेट बदल चुका होगा। तो आज बता दो क्या एंट्री होगी। मैंने सऊदी किंग को कहा यार अगर सब्सिडी ने अच्छा परफॉर्म किया तुझे पैसे दे दूंगा, तो कोई ना कोई एस्टीमेट में लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। और जब साल के एंड पे, साल के एंड के ऊपर कुछ लाइबिलिटी ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, जो मैंने अंदाजा लगाया था उससे, तो लाइबिलिटी पे फर्क पड़ जाएगा, लेकिन पेमेंट अभी फर्ज करो हमारे साल के एंड पे नहीं हुई, पेमेंट थोड़े दिनों बाद होनी है, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, खर्चों पे या इनकम पे। दूसरा इफेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में नहीं लेके जाना होता आपने। जब भी आप अगली एंट्री करते हैं ना, ये देखो जैसे इधर क्या हुआ था, मैंने इसे कंफर्म कहा था साल के बाद 1000 रुपया दे दूंगा, ये सब्सिडरी की परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट नहीं था, इसमें मैंने इसे कंफर्म कहा था तो 4 साल बाद तुझे 1000 दे दूंगा, तो इसलिए ये सब्सिडरी के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट नहीं था। तो ये तो 636 में लाइबिलिटी बुक की, लेकिन जब एक दफा लाइबिलिटी बुक हो गई, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई, अब इन्वेस्टमेंट नहीं छेड़ी जाएंगे, इधर इंटरेस्ट छेड़ा गया था। इसी तरह अगर मैं क्या कह दूं, सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म करे तो तुझे पैसे दे दूं, नहीं करे तो नहीं दूंगा, वो वाला पढ़ते हैं।
ऑन यकम अप्रैल 2014 पी एक्वायर्ड 75% ऑफ एस इक्विटी शेयर बाय मींस ऑफ अ शेयर एक्सचेंज। कुछ शेयर एक्सचेंज हुए हैं यार, उसका डाटा इसने हमें नहीं दिया, आगे सवाल में ना उसका डाटा हमने नहीं दिया, थोड़े से हमने शेयर दे दिए हैं। एंड एन एडिशनल अमाउंट पेबल ऑन अगले साल का पहला दिन। हाँ, एडिशनल अमाउंट कब देनी है? अगले साल का पहला दिन। That is dependent upon the post acquisition performance of subsidiary। जो डिपेंड करेगी सब्सिडरी को हम खरीद लिए, खरीद के इसको चलाएंगे, चला के देखेंगे गाड़ी अच्छी चली या नहीं चली। At the date of acquisition, P assess the fair value at 5.2। मोहतरम इसकी प्रेजेंट वैल्यू ना निकालने बैठ जाना, वो फेयर वैल्यू इसने दे दी है, इसका मतलब है ऑलरेडी इसने प्रेजेंट वैल्यूज वगैरह निकाल के दी है। ठीक है, अगर ऐसे लफ्ज़ आ जाए ना फेयर वैल्यू, तो नो नीड ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको इसकी साल बाद प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि साल बाद देनी है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अब आप मुझे बताओ मैं खड़ा किधर हूं? यकम अप्रैल 14 को मैं किसे खरीदने लगा हूं? सब्सिडरी को। वादा क्या कर रहा हूं? वादा ये कर रहा हूं कि 31 मार्च 15 के बाद एक तारीख आएगी जिससे मैं रेड से सर्कल लगाने लगा हूं, यकम अप्रैल 15। इस दिन मैं तुझे पैसे दूंगा अगर सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया। इधर खड़े होकर जो पहली एंट्री होनी है वो इन्वेस्टमेंट को हिट होगी, दूसरी एंट्री आपने कभी इन्वेस्टमेंट को हिट नहीं करनी, क्योंकि एक दफ़ा गुडविल निकल आई तो निकल आई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की एंट्री सिर्फ किस डेट पे होती है? ऑन एक्विजिशन डेट। ऑन यकम अप्रैल 14 पी एक्वायर्ड 75% ऑफ एस बाय मींस ऑफ अ शेयर एक्सचेंज। शेयर एक्सचेंज की एंट्री इसने मिसिंग की है, यहाँ डाटा ही नहीं दिया हुआ। आगे चलें। एंड एन एडिशनल अमाउंट पेएबल ऑन यकम अप्रैल 15 दैट इज डिपेंडेंट, कंटिंजेंट का मतलब डिपेंडेंट, मुनहसिर है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द बाद की परफॉर्मेंस ऑफ एस एट द डेट ऑफ खरीदना। ये कौन सी डेट होगी यार, जरा देख के बताओ। एट द डेट ऑफ खरीदना यकम अप्रैल 14, हाँ यकम अप्रैल 14 वाली। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन पी असेस्ड, पी ने अंदाजा लगाया कि फेयर वैल्यू 5.2 होगी इस दिन जो पैसे देने हैं, फेयर वैल्यू है। तो अब इसको साल पर डिस्काउंट करना पड़ेगा कि जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है। बताओ यार क्या इन्वेस्टमेंट की अमाउंट होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट और पेएबल, जो मर्जी नाम रखो पेएबल का आप, पेएबल टू सऊदी किंग क्रेडिट कितने से? 5.2 से। अच्छा, साल के एंड पे आके हमारा अंदाजा बदल सकता है। हमने सोचा होगा कि सब्सिडरी पिछले साल की बनिस्बत इस साल 20% प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, लेकिन हो सकता है वो 10% प्रॉफिट ज़्यादा कमाए या 8% प्रॉफिट ज़्यादा कमाए। ठीक है, बट का मतलब अब आगे हकीकत बताने लगा है, शायद साल गुजर गया है। बट बाय 31 मार्च 15 पेमेंट यकम अप्रैल को करनी है सऊदी किंग को, पेमेंट की टेंशन ना लो भी। बट बाय 31 मार्च 15 इट इज क्लियर, कहते कोई एम्बिग्यूटी नहीं रही, अब कंफर्म हो गया डेट द अमाउंट विल बी ओनली 4.1। कहते अब मैंने उसे सिर्फ 4.1 मिलियन देने हैं बस। कहते अब मुझे कंफर्म है मैंने सिर्फ उसे 4.1 मिलियन देने हैं। कहते अब मुझे टेंशन भी नहीं है, अब मैंने उसे 4.1 मिलियन देने हैं। अच्छा, लायबिलिटी बुक किस पे की हुई है? तो इसको आपने ना इंटरेस्ट में नहीं लेके जाया करना, इनका डिफरेंस, ये इंटरेस्ट कोई नहीं है। इसको आपने या खर्चा बुक कर लेना या इनकम बुक कर लेनी है। जैसे क्रेडिटर नहीं होता था, क्रेडिटर को आपने देने होते थे 100 रुपये, दे आते थे 95, तो आप कहते थे 5 रुपये बच गए। अब से सादा सी बात बताओ, देने कितने हैं? 5.2। बट नाउ ऑन 31 मार्च इट इज क्लियर के देने हैं 4.1। आप बता दो, डिफरेंस से एंट्री करनी बनती है ना, तो आप बता दो मैंने कितने देने का सोचा था, कितने देने पड़ेंगे एक दिन बाद। मैं फिलहाल बैलेंस शीट खड़े होकर यहां बना रहा हूं, पेमेंट तो एक दिन बाद करनी है मैंने। ठीक है, तो बता दो इस दिन लायबिलिटी कितने से कम कर दूं, बढ़ानी नहीं है लायबिलिटी 1.1 से। तो सादा सी एंट्री थी यार, एंट्री बताओ। फेबल डेबिट 1.1। जब मैं यार वो कैश तो अगले साल पे होना है ना, कैश तो अगले साल पे होना है। पेएबल डेबिट 1.1 और अदर इनकम क्रेडिट, मुझे रिसीवेबल नहीं उसे है, अदर इनकम 1.1। तो पेएबल कम कर लेना यार, ये पैसे ये रिसीव तो नहीं होगी ना,
लाइबिलिटी कम हो जाएगी हमारी। जी आपको कॉलेज ने कहा मैं डिस्काउंट देने हैं, मैंने आपको, अब बात तो नहीं कहाँ लेके जा रहे हो, आपको कॉलेज ने कहा मैंने डिस्काउंट देना है, एक मिनट, आपको कॉलेज ने कहा मैंने डिस्काउंट देना है, तो आपकी जो फीस पेबल थी 20,000 वो कम होगी 5,000। अब आपको रिसीवेबल तो कुछ नहीं है ना, आपने फीस ही कम करके देनी है। तो सादा सी एडजस्टमेंट है, वेरी सादा। इस दिन खड़े होके क्या अंदाज़ा था, ये किधर है, ब्लू, ये स्काई ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। इस दिन खड़े होके क्या अंदाज़ा था स्काई ब्लू में कि 5.2 देने पड़ेंगे, लेकिन जब सब्सिडरी ने परफॉर्म किया तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो इस दिन खड़े होके, मैं बॉर्डर लाइन थोड़ा सा इधर रखा, उधर नहीं लेके गया, इस दिन खड़े होके मुझे कंफर्म क्या हो गया, सर कितने देने हैं, कितने नहीं देने। अगर नहीं देने तो फिर खुशी होगी ना, तो पेएबल डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट, और सीआरई में चली जाएगी। अगर किसका सवाल होगा बैलेंस शीट का, लिख लो, बैलेंस शीट का सवाल होगा तो सीआरई में चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर कौन से, 19। चलें जल्दी नोट कर लें। और अगर बैलेंस शीट का सवाल आया तो सीआरई में अदर इनकम जाएगी, अगर बैलेंस शीट का सवाल ना आया तो अदर इनकम में। और अब पेएबल बैलेंस शीट में कितना नजर आएगा, बैलेंस शीट अगर मैं आपसे बनवाऊं, पेएबल क्रिएट कितने पे हुआ है और रिवर्स कितने से हुआ है, बैलेंसिंग कितना रह गया, वही। अभी मैं पेएबल में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि अगले साल के अगले दिन पे करना है, अगले साल के पहले दिन पे करना है, अभी पेएबल में डाल देता हूँ, ये बैलेंस शीट बन गई। और पीएनएल के सवाल में अदर इनकम के मुंह पे नजर आएगा, पीएनएल के मुंह पे अदर इनकम में जाएगा। अच्छा इसका बताओ यार क्या करना है, ये देखो पेज नंबर 498, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, बोलो कॉन्टिंजेंट क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन व्हाट, परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रेडिट, हमने पेएबल किया, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रेडिट। अगर बाद में कम पैसे देने पड़े, इन केस ऑफ गेन आ रहा था हमारा 5 कुछ होते थे, 4 कुछ देने पड़ेंगे, अगर बाद में खुशी आ गई तो खुशी की एंट्री लायबिलिटी डेबिट P&L क्रेडिट। अगर खुशी आ गई लायबिलिटी डेबिट P&L क्रेडिट, P&L की जगह मैंने यहां क्या लिखा है, अदर इनकम। और अगर अंदाजा क्या लगाया था 5.2 और 5.2 की जगह 5.3 देने पड़ जाएं, फिर ये वाली एंट्री उल्टी हो जाएगी, खर्चा डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। लेकिन फिलहाल हमारी ये वाली एंट्री थी नहीं 5.2 से, और ये जो सही 5.2 से ये वाली एंट्री थी हमारी, और ये कितने से थी 1 और ये एंट्री हमने की नहीं थी क्योंकि आज लॉस नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 797। यार एक चीज़ रह गई है, कराने दो, बस एक कॉन्सेप्ट रह गया, छोड़ो परे बस यार, कहते 1 घंटा 40 मिनट हो गए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 4-5 मिनट का, इसका क्वेश्चन नंबर लिख लो। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा रह गया, कल आते ही याद कराना। क्वेश्चन नंबर 20 रह गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 रह गया, और वो छुपा हुआ है इसके पीछे। यार इसकी हेडिंग बना लो क्वेश्चन 20 की, ये फिर कल आते ही करेंगे इंशाल्लाह। हेडिंग बना लो, थोड़े से शेयर ले लेना, थोड़े से शेयर ले लो, पढ़ लिया हुआ मोहतरम, थोड़े से शेयर ले लेना, क्वेश्चन 20 है। और हमने क्या पढ़ा था वैसे क्लास में, थोड़े से शेयर ले लो,
अच्छा, इस पूरे सफ़े पे बता दो क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़े से शेयर ले लो, थोड़े से पैसे ले लो, थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो। ओह, पूरा टाइम हो गया एग्जैक्ट, जल्दी जल्दी फारिग करो। इस पेज पे 498 पे कैश पेड फॉर कंसिडरेशन का मतलब बताओ। थोड़े से पैसे ले लो, दूसरा पॉइंट थोड़े से शेयर ले लो, तीसरा थोड़े से डिबेंचर ले लो, 4 थोड़े से पैसे ले लेना, पॉइंट 5 ये मैंने कल कराना है, शेयर ले लेना, पॉइंट 6 अगर सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म कर गई तो और पैसे ले लेना, और इन द एंड हमारा एसेट ले लो, पॉइंट 8 डाल दें, और हमारी जान भी ले लो यार। सऊदी किंग हमें सब्सिडरी बेच दो, हमारी जान ले लो लेकिन हमें सब्सिडरी बेच दो यार, तेरी मेहरबानी। जाओ भाई, अल्लाह हाफिज़।